डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत की जाति व्यवस्था और जाति का राजनीति में प्रभाव पर चर्चा करेंगे। अब देखिए, भारत में जाति व्यवस्था है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि दुनिया का एकमात्र देश भारत है जिसको जातियों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि जितनी जातियाँ, जितनी उपजातियाँ, जितनी जनजातियाँ भारत में हैं, इतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। क्योंकि भारत में प्राचीन समय से जातियों का बंधन रहा है। जाति है क्या? देखिए, एक विशेष समुदाय जन्म के आधार पर अपने व्यक्तियों को खान पान, संस्कृति, रीति रिवाज, विवाह के बंधन में क्या करता है, व्यवसाय में इनमें बांध कर रखता है। वो दूसरी जाति के कामों को नहीं करने देकर और अपनी ही जाति के प्रति भावना पैदा करता है। वो क्या है? जातिवाद है। जैसे कि मजूमदार ने कहा था कि जाति एक बंद वर्ग है। वो व्यक्ति को लिबरल होने की बात नहीं कहता, व्यक्ति को एक जगह बांधने की बात कहता है। अपनी ही जाति का खान पान खाना, अपनी ही जाति की संस्कृति का पालन करना, अपनी ही जाति में विवाह करना और अपनी ही जाति के व्यवसाय को अपनाना, वो एक बंद वर्ग है। एक इस तरह की भावनाएं हैं कि सिर्फ एक ही जाति और एक ही रंग रूप और एक ही व्यवसाय के प्रति उनका लगाव क्या होता है, वो गहरा हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। ये भारत में देखिए, कहते हैं कि उपनिषदों में ऐसा लिखा था, पुराणों में ऐसा लिखा था जाति के बारे में। जातियां जितनी भी है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई। जो वो उच्च जाति है जिसको ब्राह्मण कहा, फिर क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उनके अलग अलग काम दिए गए हैं। उसी के आधार पर जातियों का लेवल समाज में स्थापित किया गया है कि कौन सी जाति है वो सर्वश्रेष्ठ है, कौन सी जाति है वो निम्न है, कौन सी जाति है उनका प्रभुत्व है। प्रभुत्व वाली जातियाँ उनको कहा जाता है, उन जातियों को, निम्न जातियों को उनकी सेवा चाकरी करने वाली जाति। तो ये व्यवस्था भारत में बहुत पुरानी है। अनेक समाजशास्त्रियों ने जाति की इस भावना का, यानी कि ऊंच नीच की भावना को जो बढ़ाते थे उनका विरोध किया, जिसमें ज्योतिबा फूले हुए, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की सहायता से उच्च जातियों के द्वारा जो प्रभुत्व कायम किया जाता था, निम्न जातियों को दबाया जाता था, उसका उन्होंने विरोध किया। अंबेडकर जी ने इनका विरोध किया और महात्मा गांधी ने जाति, उच्च निम्न जातियों के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था उनका विरोध किया। राजा राम मोहन राय ने अपने समय में आंदोलन चलाए और जातियों के आधार पर भेदभाव का विरोध किया। आर्य समाज में भी इसका विरोध किया जाता था। दयानंद सरस्वती ने विरोध किया। तो भारत के बहुत से प्रबुद्ध समाज शास्त्रियों ने जाति के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, उच्च और निम्न कह के उस आधार पर उन्होंने क्या किया? भेदभाव किया। लेकिन फिर भी इस भेदभाव को जब संविधान बना तो संविधान में भी कुछ प्रोविजन किए गए कि जातियों के आधार पर जो अगड़ा और पिछड़ा वर्ग इस्तेमाल किया जाता है, जातियों किसी आधार पर जिनको निम्न माना जाता है, मैला ढोने वाला माना जाता है, तो उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रोविजन संविधान में किए गए, जिनमें आरक्षण का माध्यम हो सकता है, उनको ऊपर उठाने के लिए अनेक स्कीम सरकार ने चलाई वो हो सकती हैं। तो किसी भी तरीके से समाज में जब उनका शोषण होता आया है, वो इन जातियों के बराबर नहीं आ रहे, तब तक इनको ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हमारे संविधान में क्या किया गया? प्रावधान किया गया। तो देखिए, एकमात्र दुनिया का देश जो जातियों के विभिन्नता के साथ क्या कर रहा है? एक संघर्ष कर रहा है, अपने उनको साथ लेकर चलने का क्या करता है? प्रयत्न करता है। अब हम ये देखते हैं कि जातियां हैं वो भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित करती है। अब देखिए, जातियों का भारतीय समाज में होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अनेक जातियां हैं तो अनेक संस्कृतियां हैं, उनसे लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है, नया सीखने को मिलती है। भारत एक उत्सवों का देश होता है, इतनी जातियों के बीच में अलग अलग संस्कृतियों को बनाया जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी संस्कृति समृद्ध बनती है, अच्छी बात है। लेकिन जब राजनीति और जाति दोनों आपस में मिल जाती है और जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, तो वो भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए और भारत की संस्कृति के लिए क्या होता है? बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। इसमें क्या होता है? देखिए, जब एक जाति के लोग
एक क्षेत्र में विशेष निवास करते हैं तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो सारे आंकड़े इकट्ठे करते हैं कि इस एरिया में कितने लोग हैं, ये किस जाति से संबंध रखते हैं, ब्राह्मण है, सिख है, ईसाई है, या वो क्या क्या है, धर्म और जाति दोनों का आकलन कर लेते हैं और फिर उसी तरह का उम्मीदवार उस क्षेत्र में क्या करते हैं, उतार देते हैं। और फिर जाति के आधार पर वो चुनाव प्रचार करते हैं, लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं। फिर उस उम्मीदवार को लोग क्या करते हैं कि योग्यता को नहीं देखते हैं, व्यवहार को नहीं देखते हैं, आचरण को नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, सिर्फ ये देख लेते हैं ये व्यक्ति मेरी जाति का है, उसी को क्या कर देते हैं, मतदान कर देते हैं। तो वो किसी भी देश के लिए क्या करते हैं, देश को कमजोर बनाने का क्या करते हैं, काम करते हैं। नंबर 2, फिर वो व्यक्ति जीत भी जाता है उस जाति का। जीतने के बाद फिर कोई भी सरकार की तरफ से योजनाएं होंगी, कोई भी नीतियां होंगी, तो वो सिर्फ अपने जाति को फोकस करके क्या करता है, काम करता है। दूसरी जातियों के साथ भेदभाव करना, उस समाज में जो रहते हैं भेदभाव करना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो वो भी राजनीति के लिए क्या है, बहुत बड़ा खतरा। अब जब चुनाव प्रचार किया जाता है तो उस समय कई बार जातीयता के आधार पर दंगे हो जाते हैं, क्योंकि एक जाति का व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा है प्रचार करते समय दूसरी जाति के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है, गलत भावना से उनका प्रचार करता है, तो उस समय क्या होते, कई बार झगड़े पैदा हो जाते हैं। फिर देखिए, जब चुनाव जीतने के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है तो जो दल का सुप्रीमो नेता होगा वो, और दल के अंदर जो कार्यकर्ता मेन होगा वो जब मंत्री पद, मंत्रिमंडल बांटे जाते हैं, उनको दिए जाते हैं, तो उस समय जाति का वो लोग क्या करते हैं, विशेष ध्यान रखते हैं। जिस जाति की चलती है उसी जाति के व्यक्तियों को बड़े अधिकारी, बड़े मंत्री, बड़े विभागों के अध्यक्ष ये चीज़ बनाई जाती है। तो जाति के आधार पर योग्यता, आचरण, व्यवहार को दरकिनार कर दिया जाता है और सिर्फ जाति को महत्व दिया जाता है। और जब व्यक्ति अपनी जाति को पहचान बनाकर मत देने का काम करता है, जाति को पहचान बनाकर लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करता है, तो वहां पर देश की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रवाद की भावना क्या होती है, कमजोर होती है। अब जाति के आधार पर जब हम मान लीजिए कोई नई योजना को देश में लागू किया जाता है तो उसमें कौन सा व्यक्ति किस जाति से संबंध रखता है, तो वो उसको क्या करता है, उसी जाति को आगे बढ़ाने का क्या करता है, काम करता है। अपनी जाति के प्रति विशेष लगाव, अपनी जाति के प्रति विशेष भावना, अपनी जाति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। अब ये दोनों तरह की जाति में होता है। जो जाति श्रेष्ठ है, जिनको प्रभुत्व जाति कहा जाता है, वो तो ऐसा करती है, अपने आप को श्रेष्ठ मानकर ऐसा करती है। लेकिन जिन जातियों को प्राचीन समय से निम्न माना गया, जिनका शोषण किया गया, वो अपने आप में सुरक्षा की भावना के लिए एक होने का क्या करती है, प्रयास करती है। तो वो राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करता है, राष्ट्रीय एकीकरण कमजोर होता है और हमारी सांस्कृतिक विभिन्नता जो है, उसकी जो मान मर्यादा है, वो उससे तार तारे होती है। क्योंकि दुनिया में दूर दूर तक ये बातें पहुंच कर जाती है कि देखिए जाति के आधार पर भारत में क्या हो रहा है। बहुत बड़े बड़े समाजशास्त्रियों ने, बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने भारत को अजायब घर कहा है कि जातियों का अजायब घर है। कि दूसरे, देखिए हम पश्चिम देशों की बात करते हैं, वहाँ पर एक ही धर्म और एक ही जाति के लोग मिलते हैं, जाति के ऊपर कोई अध्ययन नहीं होता, वहाँ पे जाति के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं होती, क्योंकि जाति कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जातियों पर क्या की जाती है, चर्चा की जाती है, क्योंकि जातियों के आधार पर बहुत सारी समस्या आती है। अब हम ये देखते हैं कि वर्तमान समय में 21वीं शताब्दी में जाति का प्रभाव कुछ कम हुआ है, पहले की तुलना में कम हुआ है। वो कैसे हुआ? सबसे पहले देखिए, जाति का आधार एक तो शिक्षा का प्रसार। पहले शिक्षा बहुत कम थी, आज हर जाति के व्यक्तिगत शिक्षा पहुंच रही है, जिसमें महिलाओं तक भी शिक्षा है, जिसमें अनुसूचित जाति तक, अनुसूचित जनजाति तक शिक्षा का प्रसार हो रहा है। और जब व्यक्ति पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो अपनी जाति की भावना को धीरे धीरे क्या करने लगता है, छोड़ने लग जाता है। वो समाज में सत्य और असत्य को पहचानने लग जाता है। तो इससे शिक्षा के आधार से शिक्षा को एक ऐसा वेपन के रूप में माना गया कि जाति व्यवस्था
व्यवस्था के बंधन को शिक्षा ने क्या कर दिया है, कम कर दिया। दूसरा, शहरीकरण। जब से देखिए, अब गांवों से लोग निकलते जाते हैं, गांवों में क्या होता है कि अलग अलग जाति को मान लिया जाता है, वो वहीं पे है, उस मोहल्ले में है, उस एरिया में रहती है, उस जाति का मोहल्ला है, ऐसे माना जाता है वो वहीं है। जब से शहरीकरण हुआ है, लोग अच्छी सुविधाओं के लिए शहर की तरफ भागे हैं, तो वहाँ पे सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, एक ही फ्लैट में ऊपर किसी दूसरी जाति का मकान है, नीचे दूसरा है, बीच में दूसरा है। तो इस तरह जाति व्यवस्था शहरीकरण की वजह से क्या हो गई है, ढीली हो गई है। और औद्योगिकरण ने भी जाति व्यवस्था को कम किया, क्योंकि लोग कृषि में लगे रहते थे, तो उसमें ये निश्चित था कि कौन सी जाति का व्यक्ति कौन सा काम करेगा। अब उद्योगों में एक साथ मजदूरी करते हैं, या मैनेजर के पद पे हैं, या और कोई इंजीनियर के पद पे, सब व्यक्ति एक ही जाति के क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। व्यवसायों में क्या हो गई है, चयन करने में खुलापन आ गया है। पहले क्या था, अपनी ही जाति के जो कार्य थे वो ही करते थे। अब क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का कार्य अपना सकता है, किसी भी तरह का कोई उसको प्रतिबंध नहीं है कि आप किस जाति से संबंध रखते हैं, आपको वही काम करते हैं। अब एक ब्राह्मण है, वो एक चपरासी हो सकता है, और एक ऐसी जाति का व्यक्ति प्रिंसिपल भी हो सकता है। तो वो पहले वाली बातें अब बिल्कुल नहीं है। इससे जाति व्यवस्था में क्या कमी आई। अब भी और भी बहुत सारे साधन हैं। देखिए, साइंस और टेक्नोलॉजी ने जाति व्यवस्था के बंधन को कम किया है। अंत जातीय विवाह जाति व्यवस्था के बंधन को क्या करती है, कम करती है। यातायात के साधनों ने जाति व्यवस्था के बंधनों को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और आज जो ग्लोबलाइजेशन है, इसने भी जाति व्यवस्था को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। और साक्षरता दर, जीडीपी जो हमारी बढ़ी है, उन्होंने जाति व्यवस्था को कम किया है। और संविधान में जाति व्यवस्था को जो संरक्षण दिया गया है, उनकी वजह से भी जाति व्यवस्था का जो बंधन था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और लोगों में अपनी जाति के प्रति विशेष जो लगाव है, वो सिर्फ आज राजनीति में देखने को मिलती है, समाज में भाईचारे में देखने को नहीं मिलता है। ये भारत की जाति व्यवस्था का एक अनोखा क्या है, विवरण है। इसी के साथ आप अगर चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, और इसको आप शेयर कीजिए वीडियो को, और लाइक कीजिए। थैंक यू।